Assalamu alaikum. We are back with another amazing podcast with our very own Dr. Aisha Azam Khan. मैं आप सबको बताती चलूं कि Dr. Aisha Azam Khan is a very senior doctor of Pakistan. इनके साथ साथ वो एक IVF कंसल्टेंट भी हैं और उनका 20 साल से ज़्यादा हेल्थ केयर और एक्सपीरियंस रह चुका है. थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा आजम खान हमें ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करके अपनी जो भी मालूमात हैं कि किसी की अगर इससे भला हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा. पहले हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स पे, उसके बाद हमने कुछ और डिफरेंट बातें की, हमने मेनोपॉज पे बात की और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को मैं रूरल लोगों की तो बाद में बात करूंगी, काफ़ी अर्बन खवातीन ही हमारी ऐसी होती हैं जिनको इन प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता. इसी तरह से आज हम बात करेंगे यूट्रीन फाइब्रॉइड्स की एंड थैंक यू डॉक्टर आयशा, क्योंकि आपके ब्लॉग्स के जरिए हमें पता चलता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और किस किस के बारे में हम बात कर सकते हैं. डॉक्टर आयशा, हमें प्लीज बताएं कि फाइब्रॉइड्स क्या हैं, वो किस तरह से एक औरत के जिस्म में पैदा होते हैं. अच्छा, यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चेदानी में जो रसौली है, ये सबसे कॉमन वजह है किसी भी खातून के गायनी ओपीडी में आने की. और ये सबसे कॉमन रिसौली जो होती है वो यूट्रस की होती है जिसका नाम फाइब्रॉइड है. और इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये बेनाइन होती है, यानी ये जड़ों वाली रिसौली नहीं है. ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जिसको अगर फाइब्रॉइड या रसौली हो जाए तो वो बहुत खतरनाक बात है. वो खतरनाक हो सकती है अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स और आ रहे हों. वो आपको, जो भी डॉक्टर होता है वो आपको उसके मुताबिक गाइड करता है. अब इसकी यानी बनने की वजूहात क्या है. नॉर्मली ये यूट्रस या बच्चेदानी के जो मसल्स होते हैं उसकी रसौली है और ये बनती है दो हार्मोन्स जो खवातीन में होते हैं, ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादती की वजह से या उनके इम्बैलेंस की वजह से. जब भी ईस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है उसकी मिकदार जिस्म में बढ़नी शुरू हो जाएगी किसी भी वजह से, या खानदानी या मोरसी तौर पे भी अगर टेंडेंसी होती है कई लोगों में तो उनमें ये ज्यादा होती है. और उसमें जो बच्चेदानी में एक फाइब्रस टिश्यू या एक जो टफ टिश्यू है वो बनना शुरू हो जाता है, या एक रसौली जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं वो बन जाती है. और इसकी अगर आप वजूहात की तरफ जाएं कि ये किन लोगों को हो सकती है या कौन लोग ऐसे हैं जिनमें ज्यादा चांस है ये मसला होने का. देखें, ये किसी भी रिप्रोडक्टिव एज यानी 20 से 40 साल जितनी भी खवातीन ओपीडीज में किसी भी मसले मसाइल से आ रही होती हैं उनमें सबसे ज्यादा देखी जाती है. यानी एक में से चार और यानी चार में से एक औरत को हो सकती है. यानी 25% पूरी दुनिया में जितने भी गायनी ओपीडी में लोग आ रहे होते हैं उनमें ये मसला हो सकता है. अब इसकी वजूहात में ये है कि जैसे मैंने बात की कि ईस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए. वो किस सूरत हाल में होता है, कई लोगों की में मोरसी तौर पे या ख़ानदानी तौर पे उनमें चल रहे होते हैं कि उनमें सब में फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री होती है, या जैसे माँ में, बहनों में, कजन्स में तो उनमें ज़्यादा होता है. इसके अलावा जिनकी लेट शादी हो रही होती है क्योंकि उनमें बहुत लंबे अरसे तक पीरियड्स आते रहते हैं और प्रोजेस्टेरॉन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा निकलता है वो नहीं होता, यानी कम होता है, या जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उनमें भी ये देखा जाता है. इसके अलावा बहुत अरसे तक अगर आप अनअपोज्ड या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन के या प्रोजेस्टेरॉन के लेते रहें उनसे भी हो सकता है. ठीक है, और ये दो चार बातें. फिर इसके अलावा कई रेसेस या कई लोग ऐसे हैं जैसे एशियन या अफ्रीकन पॉपुलेशन, उनमें ये ज्यादा देखा जाता है. तो ये तो कुछ जिनियाती या जो बेसिक मेडिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये बन जाती हैं. करने की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर किसी खातून को ये मसला है तो वो टाइमली
अपने डॉक्टर को रजू करे ताकि उसको उसी हिसाब से उसको मैनेज किया जाए या उसको उस पे नजर रखी जाए या उसको मॉनिटर किया जाए ताकि वो आने वाले मसाइल से बच सके। डॉक्टर आयशा, आपने बात की हार्मोनल चेंजेस की, एस्ट्रोजन की आपने बात की। क्योंकि हम लोग काम करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और स्पेसिफिकली हम मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स की एजुकेशन पे भी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या फाइब्रॉइड्स का कोई लिंक है मेंस्ट्रुएशन के साथ, या वो किसी फाइब्रॉइड्स पीरियड्स को इम्पैक्ट करते हैं किसी तरह? अच्छा देखिए, फाइब्रॉइड्स या जो बच्चेदानी की रसौली है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इसके जो भी मसले मसाइल या सिम्टम्स या जिससे मरीज हमारे पास आता है वो डिपेंड करता है कि इस रसौली की जगह कहाँ है यूट्रस में, और डिपेंड करता है कि इसका साइज कितना है। ठीक है, अगर ये बाहर की दीवार में हो तो यूजुअली पेशेंट्स आते हैं कि जी प्रेशर या बोझ महसूस हो रहा है या पेट का साइज बड़ा महसूस हो रहा है, या उनको मसाने की तरफ हो तो उनको पेशाब करने में मसला होता है, अगर पीछे की तरफ हो तो कई लोग सिर्फ भार पड़ने की वजह से या पीछे उनको कमर में तकलीफ हो रही होती है उससे आते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई ऐसी रसौली जो दीवार से कमरे यूट्रस की कैविटी या जो अंदर का एरिया जहाँ बच्चा बनता है और ग्रो करता है वहां की तरफ हो, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड वाले पेशेंट्स कह रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं एक तो ये प्रेशर सिम्टम्स के साथ और हेवीनेस या पेट में बोझ के साथ, या उनको फील हो रहा होता है कि पेट बढ़ गया है। इसके अलावा इनमें हिस्ट्री होती है कि ये इनको ब्लीडिंग या पीरियड्स के दौरान माहवारी बहुत ज्यादा हो रही होती है, या तो माहवारी के साथ बड़े यानी क्लॉट्स निकल रहे होते हैं, पीसेस निकल रहे होते हैं, वो हैवी ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा खून के ज़िया को शो कर रहा होता है। इसके अलावा इनके जो डेज ऑफ पीरियड्स हैं या माहवारी की दौरानिया जो है वो 8-10 दिन या इससे भी ज्यादा हो जाता है, या कई पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि माहवारी आने से पहले तकलीफ बहुत शुरू हो गई थी और माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ या खून का ज़िया बहुत ज्यादा हुआ, तो उस सूरत में कई हमें अंदाजा हो जाता है कि इस पेशेंट को फाइब्रॉइड हो सकता है। आप पेट से देखकर भी यानी कि एग्जामिन करके या चेक करके और अल्ट्रासाउंड के जरिए भी देखते हैं। इसके अलावा जिनको कई फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जिनकी लंबी सी पीछे स्टॉक होती है या जिसको कहते हैं कि वो पीछे लटके हुए होते हैं यूट्रस के अंदर या यूट्रस से बाहर भी, वो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि बार बार उनको थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज हो रहे हैं या ब्लड वाला डिस्चार्ज आ रहा है, या उनको पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग बीच में बार बार हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम उनकी प्रॉब्लम या उनके मसले के मुताबिक ट्रीट करते हैं। जिसको माहवारी के दिनों में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेन बहुत ज्यादा हो रही है, या माहवारी के दिनों के अलावा दाग लग रहा है या वैसे भी बीच में डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है या दाग लग रहा है, उसको हॉस्पिटल में आके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खातून को या किसी लड़की को फाइब्रॉइड्स हो और उसको पता ना चले? क्या ऐसा हो सकता है कि फाइब्रॉइड्स बिना किसी सिम्टम्स के उसकी बॉडी के अंदर हो? जी, बहुत दफ़ा देखिए जैसे मैंने कहा कि 4 में से 1 औरत को फाइब्रॉइड हो सकता है। देखिए 75% इसका मतलब लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत दफ़ा ये जो 1 या 25% वाले लोग हैं, ये 4 में से 1 जो हैं, ये इनको कोई मसला नहीं होता, ये पिक होते हैं जब अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। ये वो वाले फाइब्रॉइड्स हैं, जैसे मैंने बात की कि फाइब्रॉइड्स अगर हम इस पे कर लें कि फाइब्रॉइड्स की मुख्तलिफ जगह हैं, वो डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड किस जगह पे और किस साइज़ में बना। अगर तो फाइब्रॉइड किसी भी बाहर की दीवार की तरफ बना यूट्रस की, जो कमरे के अंदर जिसको यूट्राइन कैविटी हम कहते हैं उसमें नहीं आ रहा और उसका साइज भी छोटा है और वो बाहर की तरफ है, तो वो पेशेंट को या औरत को कोई भी मसला नहीं देगा, हम्म। क्योंकि वो पड़ा होगा और वो इंसिडेंटल या कभी आप अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं तो हम पेशेंट को बता रहे होते हैं कि जी ये आपका एक फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है। या हम्म। अगर साइज ही बहुत छोटा है और वो बाहर की तरफ पड़ा हुआ है या दीवार में भी और अंदर नहीं आ रहा कैविटी में, और यूट्रस के साइज को बड़ा नहीं कर रहा, तो तब भी इस सूरत में वो फाइब्रॉइड तंग नहीं कर रहा होता, और जो फाइब्रॉइड तंग होता है उसको हम नहीं छेड़े होते हैं। उसको ट्रीट जब तक वो उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो तो उसको हम्म। यानी सर्जिकली या कोई और तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, अ, इसलिए बहुत से पेशेंट सही। इस तरह ही चल रहे होते हैं और वो सिर्फ डायग्नोज होते हैं जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है, उनको वो मसला नहीं दे रहे होते।
डॉक्टर आयशा, क्या कोई इसके टाइप्स हैं डिफरेंट फाइब्रॉइड्स के? क्योंकि अभी आपने बात की कि कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो तंग नहीं करते, या फिर औरत को पता भी नहीं लगता कि उनके अंदर फाइब्रॉइड्स मौजूद हैं। तो क्या ये देखिए डिफरेंट टाइप्स? जी, इसमें ना जो इसकी टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि ये बना किधर। ठीक है, अब जैसे अगर आप बच्चेदानी को की दीवारों में कुछ बनते हैं जो बाहर की तरफ बच्चेदानी की ऐसी दीवार के बाहर वाली साइड पे बने, जैसे एक कमरे को अगर आप इमेजिन करें जिसकी 4 दीवारें हैं, हम्म। और उसी तरह बच्चेदानी जो है एक बच्चे का कमरा है जिसमें बच्चे ने ग्रो करना है। तो अगर दीवार की बाहर वाली साइड पे बने, इसको कहते हैं सब सिरोजल, या बाहर की दीवार की बाहर की तरफ। ये वो फाइब्रॉइड्स हैं जो कि तंग यूजुअली नहीं करते। दूसरे फाइब्रॉइड हैं जो कि इंट्राम्यूरल, वो दीवार के अंदर हैं, और अगर वो छोटे हो तो कमरे के अंदर नहीं आते और जिसकी वजह से कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब इनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाए और वो कमरे के अंदर प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाए या कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाए, तो ये जो सारे मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए थे कि जी ब्लीडिंग का और पेन का और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फिर एक और होते हैं फाइब्रॉइड जो एंडोमेट्रियल, जैसे वो बने ही ज्यादातर 2/3 वो कैविटी के अंदर होते हैं और थोड़ा सा पार्ट उनका दीवार में होता है, जैसे एक चीज कमरे की दीवार से अंदर कमरे में प्रोजेक्ट कर रही हो बहुत ज्यादा। तो वो काफी ज्यादा मसले मसाइल करते हैं, जैसे जिस ब्लीडिंग के और पेन के। हम्म। फिर एक और पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है जो कि लटक के यूट्रस के अंदर ग्रो करके और वो बच्चेदानी के मुंह से बाहर लटक रहे होते हैं। तो वो पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट करते हैं डिस्चार्ज के साथ, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या कभी कभी ब्लडी डिस्चार्ज के साथ, या माहवारी बंद होने के बाद भी कई औरतों को तब जो पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है वो नजर आ रहे होते हैं। उनको पॉलिप्स जो छोटे हैं वो एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होते हैं, जो बाहर आ जाए तो वो फाइब्रॉइड्स हैं। तो वो ये सारे जो है वो तंग करते हैं। फिर डॉक्टर ये साहिबा, मुख्तलिफ टाइप। यहीं से मेरा एक और सवाल निकलता है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बात की कि फाइब्रॉइड्स जो है वो यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स से ब्लीडिंग भी हो सकती है ड्यूरिंग द पीरियड्स। अगर एक लड़की या एक औरत नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में है और उसको पता लग रहा है कि उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसकी सेहत पे? जी, बहुत दफा ये होता है कि पेशेंट सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे चेकअप के लिए आया जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनकी इंसिडेंटल फाइंडिंग या उस वक्त पता चला कि फाइब्रॉइड है। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि जो सबसे जरूरी बात, कि फाइब्रॉइड का साइज, कि उसका जिसामत कितनी है, और साइट यानी वो किस जगह पर है। अगर तो वो बाहर की तरफ है, यानी कमरे की दीवार के बाहर की तरफ हम्म। है, तो वो तंग नहीं कर सकता, वो कम चांसेस होते हैं कि तंग करेगा। लेकिन जो कैविटी में या जो नीचे की तरफ है जहां से डिलीवरी होनी है, जिसको हम्म। लोअर सेगमेंट के, तो वो ये कर सकता है कि वो डिलीवरी के वक्त मेल पोजीशन, यानी बच्चे की पोजीशन को, या मेल प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटिंग पार्ट या हेड के अलावा, सर के अलावा कोई और चीज आ जाए, और डिफिकल्ट डिलीवरी हो सकती है। और डिलीवरी नॉर्मल अगर नीचे पड़ा हो तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, जो शुरू के 3 माह होते हैं उसमें ये होता है कि यूजुअली अगर कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं और अर्ली प्रेगनेंसी है, तो रिस्क ऑफ एबॉर्शन बढ़ सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। और इसी तरीके से जैसे मिडिल जो बीच के 3 माह है प्रेगनेंसी के, उसमें प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है या ब्लीड कर सकता है पेशेंट। इसके अलावा प्लेसेंटा, ये जो बच्चे की ओवल है, वो भी फाइब्रॉइड को जैसे जगह नहीं दे रही होती, तो लो लाइक प्लेसेंटा या प्लेसेंटा की एबनॉर्मल पोजीशन हो सकती है, बच्चे की एबनॉर्मल पोजीशन हो सकती है, ब्लीडिंग या पेन के साथ पेशेंट आ सकता है। अच्छा, डिलीवरी के वक्त जैसे मैंने बात की कि लास्ट जो 3 मंथ्स हैं उसमें मेल प्रेजेंटेशन, यानी कोई और हेड की जगह या सर की जगह कोई और पार्ट बॉडी का सामने आ जाए, या मेल पोजीशन हो जैसे ब्रीच हो जाए, या कोई और पोजीशन ही उल्टी हो जाए। इसके अलावा लोअर सेगमेंट पे हो तो वो एंगेज ही नहीं होने देता, यानी जो बच्चे का डिलीवरी के लिए पॉसिबल नहीं रहती, तो इसमें ऑपरेटिव डिलीवरी या सिजेरियन का चांस बढ़ जाता है। अगर ये फाइब्रॉइड्स यूपर की तरफ पड़े हुए हैं तो फाइब्रॉइड्स वाले पे डिलीवरी के वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान, चूंकि यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट या छोटी नहीं होती, तो इनमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग या पीपीएच, या बच्चे की पैदाइश के बाद खून का ज़ाया होना जो कि जान के लिए खतरनाक हो, वो भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स की डिलीवरी बड़े हॉस्पिटल में होनी चाहिए,
और जहाँ सारी टीम अवेलेबल हो, ऑपरेशन थिएटर हो और जहाँ पे ब्लड अरेंज हो, क्योंकि ये पेशेंट्स ब्लीड कर सकते हैं, यानी उनको पीपीएच होने का या बच्चे की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का चांस ज्यादा है। इसके अलावा जो फाइब्रॉइड वाले प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनमें फाइब्रॉइड्स में टूट फूट होती रहती है, जिसको हम रेड डिजेनरेशंस कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की डीजेनरेशंस है, यानी तोड़ फोड़, जो कि पेशेंट्स ज्यादातर बच्चे की डिलीवरी के बाद भी होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आते हैं। पेशेंट पेन के साथ या फीवर के साथ या बुखार के साथ आते हैं, तो उनको फिर उसी तरह से एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देना पड़ता है। तो ये सारे मसले मसाइल फाइब्रॉइड्स के साथ हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी पेशेंट जो प्रेग्नेंट है जिसके फाइब्रॉइड है वो हाई रिस्क केस है, उसको एक टर्शरी केयर या बड़े हॉस्पिटल में रेफर होना चाहिए और वहां पे उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, ताकि सब लोग उसको टाइमली मैनेज कर सकें, उसका इलाज कर सकें। कि आपने रिस्क फैक्टर की बात की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, क्या फाइब्रॉइड्स की कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड? देखिए, अगर ये तो हमने प्रेग्नेंट और आफ्टर डिलीवरी बात कर ली। जो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें देखिए मुख्तलिफ लाइफ के फेजेस हैं। जो यंग लड़कियां हैं जिनका फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ, जैसे बार बार मैंने एक बात की कि साइट कि किधर है और साइज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप यंग एज की बात करें जिनकी शादी हुई है और जो प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, कई पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के साथ भी आते हैं। हर फाइब्रॉइड को निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ये इनफर्टिलिटी कर रहा है तो आपको डायग्नोज करना पड़ता है कि ये किधर है फाइब्रॉइड। यानी कि जो फाइब्रॉइड यंग खातून में अगर ट्यूब्स के करीब है, इसका टेस्ट होता है हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम और अल्ट्रासाउंड या एकोसी। मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिसमें हम यूट्रस या बच्चेदानी की कैविटी या कमरा जिसको देख लेते हैं कि अंदर कितना आ रहा है, कि हमल होने में मसला ना हो। और दूसरा, अगर ये ट्यूब्स के नजदीक है या ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा है तो फिर इसको निकालना पड़ता है। और अगर नीचे कहीं यूट्रस के मुंह पर है और प्रेगनेंसी होने में जैसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स हैं या निचले पार्ट में है तो भी इनफर्टिलिटी करता है। ये वो कंडीशंस है जब आपको इसको सर्जिकली ट्रीट करना है। ये यंग खवातीन के लिए हुआ। अगर कोई जिनकी फैमिली कंप्लीट है और वो मेनोरेजिया या एक्सेसिव या बहुत ज्यादा खून के ज़िया के साथ ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग माहवारी आ रही हैं, जिनको खून ज़ाया हो रहा है, तो उनको उनकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी। जैसे कि हमें प्रिवेंट करना है कि क्रॉनिक ब्लड लॉस या बहुत ज्यादा अरसे के लिए खून का ज़िया होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खून की कमी होगी और एनीमिया की वजह से हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी। तो आपको टाइमली उस एज में ट्रीट करना है। फिर डिपेंड करता है कि अगर ओल्ड एज में यानी मेनोपॉज के बाद अगर खवातीन फाइब्रॉइड के साथ आ रही हैं, अगर पेशेंट बार बार ब्लीड कर रहा है और उसको उससे मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट फिर सर्जिकल होगी। इसलिए हर एक पेशेंट की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है उसकी एज पर और उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स पर। तो वो हर पेशेंट टू पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ है। हर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर फाइब्रॉइड्स को आप पहले हम कोशिश करते हैं कि मेडिकली ट्रीट करने की, और जो भी उसका मरीज का मसला होता है उसके मुताबिक उस फाइब्रॉइड को ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहिबा, अगर मैं पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करूं, और आपका बहुत इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह भी चुका है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में फाइब्रॉइड्स को किस तरह डायग्नोज किया जाता है। और आपने ट्रीटमेंट्स की भी बात की, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ट्रीटमेंट्स का हमें यहाँ भी बताएं कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है फाइब्रॉइड्स को। अच्छा, सबसे पहले हम डायग्नोसिस पे बात करेंगे। जो सबसे कॉमन एक जो अल्ट्रासाउंड है वो हर जगह अवेलेबल है। क्लिनिकली भी और एग्जामिनेशन पे भी आप पेशेंट्स का फाइब्रॉइड्स को डायग्नोस कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री पे। ये सारी जो बातें हमने की, इस तरह के कोई मसले मसाइल हों तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पे। और तीसरा, फिर हम इसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए कंफर्म करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता होता है कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड या यूट्रस और ओवरीज का अल्ट्रासाउंड, इसमें हमें पता होता है कि यूट्रस में का साइज कितना है, क्योंकि फाइब्रॉइड से साइज बढ़ा या नहीं बना। ये फाइब्रॉइड का अपना साइज कितना है, ये कितने फाइब्रॉइड्स हैं, किस जगह पर हैं,
क्या ये कैविटी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और ये इन्हीं पिछले फिर हम बार बार सीरियल स्कैन से इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये तो एक इसकी डायग्नोसिस है फॉर जस्ट लोकेटिंग, सिर्फ साइट और साइज को देखने के लिए। फिर जो पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के साथ आए हैं, जैसे जिनके फाइब्रॉइड्स हैं और हमें लग रहा होता है कि ये फाइब्रॉइड कैविटी को भी खराब कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है और ट्यूब्स के आसपास भी हैं, तो उनकी हम कैविटी और ट्यूबल पेटेंसी या ट्यूबें दोनों खुली है कि नहीं खुली, उसके लिए हम स्टेरोसल्पिंजोग्राम, ये एक एक्सरे होता है जिसमें पेशेंट की यूट्रस के अंदर एक रबर ट्यूब के जरिए या कैथेटर के जरिए दवाई डाली जाती है और फिर एक्सरे किया जाता है, जिससे सारा कमरा या कैविटी बच्चेदानी की वो आउटलाइन होती है और साथ ही में ट्यूब्स आउटलाइन होती हैं, और स्पिल के अगर ट्यूब्स खुली हो तो वो डाय पेट में फैली हुई नजर आ रही होती है, जिससे ही पता चल जाता है कि ये ट्यूब्स भी ठीक है और फाइब्रॉइड कितना तंग कर है कैविटी को और ट्यूब्स को। ये उनके लिए इन्वेस्टिगेशन है। फिर कई लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी कर रहे होते हैं, उसको इकोसी कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड के जरिए ही कंट्रास्ट डाला जाता है और फिर देखा जाता है। ये तो एक खास एज ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन है। अगर पहले हिस्ट्री हो सर्जरी की और मुख्तलिफ ऑपरेशंस की और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की, तो फिर और जो इन्वेसिव टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, जिसमें सीटी और एमआरआई, जैसे अगर पहले फाइब्रॉइड्स निकाले गए थे और दोबारा हमने सर्जरी प्लान करनी होती है तो फिर हम देख के कर रहे होते हैं कि अब फर्दर किधर किधर ये चिपका हुआ है और कितनी सर्जरी एक्सटेंसिव होगी। लेकिन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो अल्ट्रासाउंड है, और जो भी कंसर्न डॉक्टर होता है वो देखने के बाद इसके सर्टेन फीचर्स है, ये कुछ चीजें जो हम नोट कर रहे होते हैं फाइब्रॉइड्स में, उसके बाद फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर स्पेशलिस्ट को रेफर करता है और वहां की जाती है। अच्छा, जहां तक ट्रीटमेंट मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी दो हैं। जो मेडिकल थेरेपी है वो ये है कि अगर जिसको ब्लीडिंग ज्यादा है तो उसको आप पेन किलर्स जो मुख्तलिफ किस्म की होती है, एनसेड ग्रुप है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो सिंपल अल्फाज में जिसको आप कह सकते हैं दर्द रफा करने वाली दवाइयाँ, उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो हम पहले ट्राई करते हैं और वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी डोज पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कई लोगों को दी जाती हैं जिनको ज़रूरत होती है, जिनकी हमने ब्लीडिंग को कम करना होता है। फिर जिनके ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, अभी सिर्फ मेडिकल थेरेपी की बात कर रही हूँ। फिर कई पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, डेलोक्राइन है और फिर इंजेक्शंस हैं, लेट्रोजोल है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे टीके जिससे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम हो जाते हैं, सेट्रोटाइड है, बहुत से हैं वो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट एडवाइस कर रहे होते हैं, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। बेसिकली इसमें कोई दवाई ऐसी नहीं है जो कि ड्रास्टिकली फाइब्रॉइड को बिल्कुल छोटा कर दे और फाइब्रॉइड को बिल्कुल जड़ से गायब कर दे। हाँ, ये कर सकते हैं ये मेडिकल थेरेपी से कि आप सिम्टम्स को और आप प्रॉब्लम्स को कम कर दें। और जैसे अब जो इनफर्टिलिटी वाले हैं या जो फैमिली कंप्लीट करना चाह रहे हैं, फिर उनको उनकी ट्रीटमेंट और होती है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं एग्स के लिए, और फिर जिनका अगर यूट्रस के मुंह के ऊपर फाइब्रॉइड्स हो या कुछ, तो उनको फिर आईयूआई या मुख्तलिफ जो प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो करवाए जाते हैं। अच्छा, अब सर्जिकल की तरफ आए तो फाइब्रॉइड की रिमूवल की सर्जरी को मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड का रिमूवल कहा जाता है। ये इन लोगों को किया में एडवाइस होता है जिनमें मेडिकल थेरेपी फेल हो, जिनमें जैसे मैंने पहले बात की थी कि कैविटी के अंदर आ रहा हो या इतना हो कि एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड्स हो और उनको फर्क ना पड़ रहा मेडिकल ट्रीटमेंट से, और हमें लगे कि जैसे कि इस पेशेंट को मेडिकल थेरेपी का फायदा नहीं होगा, तो उस सूरत में यंग में फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। मगर एक बात आप हमेशा जहन में रखिए कि वंस अ फाइब्रॉइड के एक दफा अगर फाइब्रॉइड हो, देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस के दोबारा फाइब्रॉइड बन सकता है, क्योंकि ये एक यूट्रस की या एक बच्चेदानी की टेंडेंसी होती है फाइब्रॉइड बनाने की। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक दफा फाइब्रॉइड निकाल लिया तो वो हतमी इलाज हो गया है
और अब दोबारा से नहीं होगा, वो दोबारा से हो सकता है। आपने इनफर्टिलिटी की बात की, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या अनफॉर्चुनेटली क्या ऐसा केस हो सकता है कि फाइब्रॉइड्स की वजह से किसी औरत को इनफर्टिलिटी हो जाए? जी, मैंने जैसे पहले बात की थी कि फाइब्रॉइड की लोकेशन अगर ऐसी हो, एक तो ये है कि ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा हो, दूसरा सर्विक्स को या जो लोअर पार्ट है यूट्रस का कि उसकी वजह से हमल ही ना ठहर पा रहा हो, दूसरा कैविटी डिस्टॉर्टेड हो, तो रिस्क ऑफ एबॉर्शंस भी बढ़ जाएगा और इनफर्टिलिटी होगी। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये हम जो मैंने जैसे बात की अल्ट्रासाउंड और स्टेरोसल्फिंजो और एक्कोविस जो भी है जिससे हम चेक कर लेते हैं और फिर पेशेंट टू पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट होती है उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने हमें टाइम दिया, हमने फाइब्रॉइड्स पे बात की, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी काफी हमारी अर्बन और रूरल खवातीन ऐसी हैं या लड़कियां ऐसी हैं जिनको काफी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता। मैं एक आपसे मैसेज लेना चाहूंगी सारी पाकिस्तान की खवातीन के लिए कि किस तरह उनको फाइब्रॉइड्स का पता लगाना चाहिए या उनको क्यों पता होना चाहिए, फाइब्रॉइड्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है फाइब्रॉइड्स की नॉलेज होना। प्लीज इस मैसेज के साथ हम पॉडकास्ट को एंड करना चाहते हैं। फाइब्रॉइड्स इसलिए ज़रूरी है अपने पेशेंट्स को अपने बारे में इल्म होना। फाइब्रॉइड सबसे कॉमन 25% औरतों में रसौली होती है और ये इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि हर एक को फाइब्रॉइड तंग नहीं करता, लेकिन अगर एक मरीज को फाइब्रॉइड डायग्नोस हो गया है तो उसको साल में कम से कम एक दफा अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि पता चले कि फाइब्रॉइड का साइज बढ़ रहा है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, क्योंकि 1% औरतों में लेटर एजेस में इसमें मेलिग्नेंट चेंज या जड़ों वाली रसौली में ये तब्दील हो सकता है। दूसरा, अगर फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता जा रहा है और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं तो एक्सट्रीम केसेस में और एज जब फैमिली कंप्लीट हो तो बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है। और अगर पेशेंट अपने फॉलोअप करवाते रहें और टाइमली मैनेज होते रहें तो इन सब तमाम फ्यूचर मसलों से बचा जा सकता है और किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इमरजेंसी के होने से पहले इसको डील किया जा सकता है। तो किसी भी खातून को, क्योंकि वो हमारी माशरे का और हमारी फैमिली का एक बुनियादी इकाई है और बहुत इम्पोर्टेंट रुकन है, तो इसलिए उनको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, आप ठीक होंगी, तो आप सारी फैमिली को और पूरी अपने घर को चला सकेंगी, पूरे खानदान को अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सकेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। मुझे लगता है कि आप जैसी डॉक्टर्स और आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग ही हमें एजुकेट कर सकते हैं। हम ना सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल खवातीन को भी, और मैं चाहूंगी कि हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो हमारी रूरल ऑडियंस भी देखें। इसीलिए मैं चाहती थी कि हम इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल अल्फाज में करें ताकि लोगों को पता चले कि उनके अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स की वजूहात और उनके अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर गिविंग टाइम। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you very much. Thank you very much for inviting me.